चौथा बिंदु है कोटा में विद्रोह। कोटा में विद्रोह करने वाले थे कोटा की आम जनता, न कि कोई सैनिक छावनी थी। कोटा में जो विद्रोह हुआ वो एकमात्र सुनियोजित तथा सुनियंत्रित विद्रोह था। जब ये विद्रोह हुआ तब कोटा के महाराव थे महाराव राम सिंह द्वितीय। 15 सितंबर 1857 को मेजर बर्टन को कोटा का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। मेजर बर्टन जब नीमच का विद्रोह दबाने गए तब उनकी अनुपस्थिति में उनके पीछे सरकारी वकील जयदयाल तथा रिसालदार मेहराब खान ने क्रांति की योजना बनाई। 12 अक्टूबर 1857 को जब मेजर बर्टन वापस कोटा पहुंचे तो उन्हें इस क्रांति की भनक है वो लग गई। तो मेजर बर्टन ने कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड से मिलकर इन दोनों अधिकारियों को दंडित करने को कहा। लेकिन इसकी सूचना एक व्यक्ति जिसका नाम भी मिलता है कुछ किताबों में, नंद किशोर नामक एक राजकीय व्यक्ति ने इसकी सूचना कोटा की जनता को दे दी। तो कोटा की जनता ने 15 अक्टूबर को कोटा की जनता तथा महारावल राम सिंह सेकंड की 2 पलटने नारायण पलटन तथा भवानी पलटन ने मिलकर विद्रोह कर दिया तथा इन दोनों ने मिलकर कोटा के पूरे प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया गया। कोटा के महारावल राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया उन्हीं के महलों में तथा मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई। मेजर बर्टन के 2 पुत्र फ्रैंक व आर्थर की भी हत्या कर दी गई। डॉक्टर सैंडलर तथा सेविंग कॉटम नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों की भी हत्या कर दी गई। मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा की गलियों में घुमाया गया। कुल मिलाकर लगभग 6 महीनों तक कोटा पर क्रांतिकारियों का कब्जा रहा। 31 मार्च 1858 को अंग्रेज अधिकारी कर्नल रॉबर्ट्स तथा करौली की राजकीय सेना, करौली के शासक थे उस समय मदन पाल, इन दोनों की संयुक्त सेना ने कोटा को वापस अपने नियंत्रण में लिया। लगभग 6 महीनों तक क्रांतिकारियों का कोटा पर कब्जा रहा। क्रांति के बाद में कोटा के महारावल राम सिंह की तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी गई।
तात्या टोपे का राजस्थान की क्रांति में योगदान। शंकरदान सामोर एक कवि है, उन्होंने खूब अच्छा लिखा है। जठे गयो जग जीतियो, खटके बिन रण खेत, तगड़ो लड़ियो तातियो, हिंद दान रे हेत। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे अंतिम मराठा पेशवा नाना साहब का सेनापति था। कानपुर तथा ग्वालियर में हारने के बाद में तात्या टोपे राजस्थान की तरफ बढ़ा। ग्वालियर में एक व्यवसायी बीकानेर के अमरचंद बाठिया द्वारा वित्तीय सहायता के कारण तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आया। तात्या टोपे राजस्थान की सभी रियासतों में गया सिवाय एक के, जैसलमेर को छोड़कर। तात्या टोपे सहयोग की आशा लेकर राजस्थान की सभी रियासतों में गया। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आया। प्रथम बार 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा के रास्ते राजस्थान में इसने प्रवेश किया, लेकिन अगले ही दिन 9 अगस्त को कैप्टन रॉबर्ट्स ने उसे कुवाड़ा, जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, के युद्ध में हरा दिया। इस कुवाड़ा भीलवाड़ा के युद्ध में हारने के बाद में तात्या टोपे कोटा उदयपुर होता हुआ वापस राजस्थान से बाहर चला गया। तात्या टोपे दूसरी बार 11 दिसंबर 1857 को बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश किया तथा बांसवाड़ा के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह को पराजित करके बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। 2 रियासतों को हराकर तात्या टोपे ने अधिकार किया है। एक तो बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को हराकर तथा दूसरी रियासत थी झालावाड़, जिसके शासक थे पृथ्वी सिंह। इनको भी हराकर तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद में कर्नल पार्क के द्वारा तुलम के युद्ध में हारने के बाद तात्या टोपे फिर से राजस्थान से भाग गया। तात्या टोपे का एक सहयोगी, जिसका नाम है मान सिंह नरुका, इस मान सिंह नरुका ने तात्या टोपे को धोखे से नरवर के जंगलों में 7 अगस्त 1859 को अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया। 8 अगस्त को ही जज बाग द्वारा तात्या टोपे को फांसी की सजा सुना दी गई और इसके 10 दिन बाद 18 ये अगस्त नहीं अप्रैल है, 18 अप्रैल 1859 को ग्वालियर के शिवपुरी, कहीं कहीं शिवपुरी कहा गया है,
ग्वालियर के शिवपुरी या शिवपुरी जेल में तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दे दी गई। इसी तारीख को 18 अप्रैल 1859 को क्रांति की समाप्ति की तिथि माना जाता है। अब अगले बिंदु में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के देशी राजाओं का क्या रुख रहा था। देशी राजाओं की 1857 की क्रांति में भूमिका, इसके बारे में भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। पहला बिंदु है अंग्रेजों को सर्वप्रथम सहायता किसने दी, तो सर्वप्रथम सहायता दी है मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। दूसरा बिंदु है सर्वाधिक वित्तीय सहायता किसने दी है, तो इसका उत्तर है जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय ने सर्वाधिक वित्तीय सहायता दी है अंग्रेजों को। जयपुर के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन यह भी मिलता है कि यहां न सिर्फ राजा बल्कि जनता ने भी अंग्रेजों का सहयोग किया। तीसरा बिंदु है बीकानेर के शासक सरदार सिंह क्रांतिकारियों से लड़ने राजस्थान के बाहर तक सिरसा, झांसी, बडालू हरियाणा में है, सिरसा, झांसी तथा बडालू तक युद्ध करने वो गए थे। बूंदी के शासक राम सिंह द्वितीय ने अपने राजकोष से 7 लाख रुपए स्वेच्छा से क्रांतिकारियों को लूटने दिए। बूंदी के ही राज कवि थे सूर्यमल मिश्र, वीर सतसई के लेखक, इन्होंने भी, ये राजस्थान के एकमात्र कवि है जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया। क्रांति में महिलाओं की स्पष्ट और अधिक भूमिका टोंक जिले में देखने को मिली। अब जो पांचवा बिंदु बता रहा हूं वो अति महत्वपूर्ण है। ये सवाल आज तक आया नहीं है और आने की प्रबल संभावना है। धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। धौलपुर एकमात्र राजस्थान की ऐसी रियासत थी जिसमें विद्रोही बाहर से आए थे, यानी कि धौलपुर के नहीं थे। विद्रोही थे इंदौर और ग्वालियर के, तथा विद्रोह को दबाने वाले भी बाहर से आए थे। विद्रोह को दबाया था महाराजा पटियाला की सेना के द्वारा। यानी कि धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें विद्रोही भी बाहर से आए तथा उन्हें दबाने वाले भी बाहर से आए थे। क्रांति के बाद में बीकानेर के अमरचंद भाटिया को फांसी की सजा दी गई थी। अब कुछ बिंदुओं पर चर्चा और करते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट का नाम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो है सावर्स।
दूसरा पॉलिटिकल एजेंट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कोटा का मेजर बर्टन। तीसरा पॉलिटिकल एजेंट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जोधपुर के मॉन्क मॉरिसन। लेकिन एक सवाल यहां बनता है, मॉन्क मॉरिसन की हत्या के बाद में जोधपुर के एक कार्यकारी एग्जीक्यूटिव उसकी जगह काम करने के लिए एक अन्य व्यक्ति को पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था, उसका नाम था मेजर मॉरिसन। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मेजर निक्सन। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों में। तो सबसे पहला कारण है कि क्रांतिकारियों के पास कुशल और योग्य नेतृत्व का अभाव था। जैसा कि लॉरेंस ने कहा है, यदि उनमें यानी कि विद्रोहियों में एक भी काबिल योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। दूसरा, समन्वय का अभाव था, आपसी कोई बातचीत नहीं होती थी, किसी प्रकार की कोई रणनीति नहीं थी, उनके पास रणनीति का अभाव था और देसी राजाओं ने उनका असहयोग किया। साधन उनके पास बिल्कुल कम थे, आपसी एकता और संगठन का अभाव था और उनके पास कोई राजनीतिक दृष्टि नहीं थी कि आगे चलकर उनको क्या करना है। जमींदारों तथा व्यापारियों ने भी उनको सहयोग नहीं दिया, वे भी तटस्थ बने रहे। उनके पास खूब सारी सैनिक कमजोरियां भी थी और एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श का अभाव भी था। क्रांति 31 मई तय की गई थी, 10 मई को शुरू हो गई, इसलिए क्रांति का समय से पूर्व होना भी इनकी असफलता का एक कारण है। असफलता के कारणों में 12वें बिंदु पर ब्रिटिश कूटनीति और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की महत्वपूर्ण भूमिका भी आती है। और उस समय विश्व में अंग्रेजों की अनुकूल स्थिति आ गई थी, क्योंकि 1955 में क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो गया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार विजयी रही तथा इस प्रकार इन कारणों से 1857 की क्रांति है जो असफल रही। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में, यानी कि इसे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने किस स्वरूप में देखा। पहला है सैनिक विद्रोह। P.E. रॉबर्ट्स, जॉन लॉरेंस और जॉन सीले ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा है, तो कुछ ने मुस्लिम प्रतिक्रिया कहा है, जैसे सर जेम्स आउट्रम, V.A. स्मिथ, W. टेलर, कूपलैंड तथा G.B. मॉलिसन ने इसे मुस्लिम विद्रोह कहा है। तो कुछ ने जन विद्रोह कहा है, जैसे जॉन ब्रूस नॉर्टन, W.H. रसेल, G.B. मॉलिसन ने इसे जन विद्रोह भी कहा है। जॉन ब्रूस नॉर्टन ने अपनी पुस्तक टॉपिक्स फॉर इंडियन स्टेट्समैन में इसे जन विद्रोह की संज्ञा दी है। तो वहीं कुछ विद्वानों ने इसे किसानों का विद्रोह माना है। स्पीयर ने इसे किसानों का विद्रोह माना है, जबकि कुछ विद्वान इसे राष्ट्रीय विद्रोह भी मानते हैं, जैसे अशोक मेहता। इन्होंने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। वहीं इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री डिज़रेली ने भी इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्तियों में सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने अपनी पुस्तक वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। वहीं डॉक्टर S.N. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, जिनकी पुस्तक 1857 में उन्होंने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इनके अलावा पट्टाभी सीतारमैया तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत एक खोज में इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। वहीं कुछ विद्वान ऐसे भी हैं, जैसे R.C. मजूमदार, जिन्होंने कहा है कि तथाकथित यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम।